तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, एमपी पटवारी, एमपी एसआई, एमपी आरईओ, एमपी पुलिस, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। 2500 जीके जीएस एमपी जीके करंट अफेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। जिसमें अभी तक हम 600 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका एमपीएसआई का एग्जाम हो गया, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, डिप्टी जेलर का एग्जाम हो गया। इन सभी के रियल जो है पीवाईक्यू को हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आज मेरे भाई जो हम पीवाईक्यू लेकर के आए ना, वो है एमपी ईएसबी के इतिहास के सबसे कठिन पेपर के प्रश्न। अब जब आप ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, तो आप अपने आप समझ जाएंगे भैया ये क्या है, कैसे प्रश्न ईएसबी ने पूछ लिए हैं। तो भाई एग्जाम का नाम क्या है? सबसे लास्ट एग्जाम जो भी लेटेस्ट में सबसे पहले हुआ है, मतलब सबसे लास्ट में जो हुआ है, जुलाई में कह सकते हैं, जुलाई के आसपास ये एग्जाम हुआ है। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी स्वास्थ्य विभाग का एग्जाम है मेरे भाई। क्वेश्चन देखना कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, और एकदम रियल पीवाईक्यू हैं, अपने मन से हमने नहीं बनाए हैं। आंसर की आ चुकी है, आंसर की से क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और खतरनाक से क्वेश्चन है। लेकिन भाई देखो, ईएसबी से बोला गया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग ने ईएसबी से बोला कि भैया आप मेरा एग्जाम करवा दो। ईएसबी ने, हो सकता है ईएसबी खाली नहीं हो, या फिर ईएसबी की कुछ अलग से खुन्नस हो स्वास्थ्य विभाग से, तो ईएसबी ने जो है अलग लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है तो वही जीके जीएस एमपी जीके ही है, लेकिन अलग लेवल पर चल करके पूछे हैं उसने। जोड़ी मिलाने के प्रश्न पूछ लिए, कथन निष्कर्ष के प्रश्न पूछ लिए, तो थोड़ा सा हार्ड लेवल का ये पेपर था। लेकिन भाई अब देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब ईएसबी स्वास्थ्य विभाग से खुन्नस निकाल सकता है, तो किसी भी विभाग से खुन्नस निकाल सकता है। अपन को तो हर लेवल पर तैयार होना है ना। तो हम आपको हर लेवल पर तैयार करेंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है। 2500 का हमारा टारगेट है। चलिए 601 से 650 तक ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। जो मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही हैं, हमारी प्रैक्टिस क्लासेस, वो भी आप तक पहुंच सके। हिंदी की क्लास आज सुबह हमने कराई है, आप लोग देख जरूर लेना। टॉप 100 प्रश्न चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं, ठीक है। आज सुबह क्लास कराई है, आप लोग जरूर देखना। चलो मेरे भाई शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए, तो ये आपका 24/6/2026 को आया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। प्रश्न है, महात्मा गांधी की सत्याग्रह की धारणा मुख्यतः किस बात पर बल देती है? पूरा माइंडली फोकस होकर के बैठना आप लोग, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कठिन क्वेश्चन मिलने लगे तो छोड़ करके भाग जाओ, ऐसा मत करना, है ना। तो बताइए, महात्मा गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा मुख्यतः किस बात पर बल देती है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है, औपनिवेशिक सत्ता का समर्थन करने वाले समुदायों के विरुद्ध सामूहिक प्रतिशोध था। ये जो सत्याग्रह कर रहे थे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ ये एक प्रतिशोध था। या फिर राजनीतिक विरोधियों को शारीरिक रूप से समाप्त करने की गुप्त सशस्त्र कार्रवाई थी। भाई गांधी जी ने कभी भी सशस्त्र कार्रवाई तो नहीं की थी, अहिंसा ही तो उनका परम धर्म था, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्पीड़क की अंतरात्मा से अपील करने के लिए सत्य और अहिंसा की शक्ति थी, क्या ये था? या फिर ऑप्शन नंबर डी, शासकों द्वारा थोपे गए हर कानून की निष्क्रिय स्वीकृति थी। आपको बताना इसमें से कौन सा आंसर होगा। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पीड़क की अंतरात्मा से अपील करने के लिए सत्य और अहिंसा की शक्ति थी। यानी कि महात्मा गांधी जी हमेशा जो उत्पीड़ित हो रहा है उससे कहते थे, आप अंतरात्मा से क्या कीजिए, सत्य और अहिंसा की शक्ति का प्रयोग कीजिए। और इसी सत्य और अहिंसा की शक्ति को इन्होंने क्या कहा था? सत्याग्रह कहा था, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन पूरा आपको बता देते हैं। देखिए, तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी का मानना था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। सत्याग्रह अहिंसा से विरोधी की अंतरात्मा को जगाने का एक नैतिक संस्था, यानी कि भूख हड़ताल कर दो, है ना। तो विरोधी कहेगा भैया मेरी वजह से मर जाएगा, इनकी बातों को मान लेते हैं, ठीक है। या हड़ताल पर बैठ जाओ, जैसा भी आपने जंतर मंतर पर देखा था। हड़ताल मतलब जंतर मंतर पर तो एक धरना प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन अलग होता है, हड़ताल अलग होती है। हड़ताल कर्मचारी करते हैं, धरना प्रदर्शन नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाओ, तो ये सामने वाले की अंतरात्मा को जगाने का काम करता है, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चले आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 602। 602 क्या है? 602 है निपुण भारत। निपुण भारत के बारे में आपसे पूछा गया कि निपुण भारत क्या है, ठीक है। देखिए निपुण भारत, तो निपुण भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है निपुण भारत अभियान? फसल बीमा निपटान से, विदेशी विनिमय प्रबंधन से, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता से, या फिर औद्योगिक प्रदूषण मूल्य निर्धारण से? किससे संबंधित है निपुण भारत अभियान? प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधारभूत संरचना, साक्षरता और संख्यात्मकता से संबंधित है निपुण भारत अभियान। अब ये है क्या, आइए वो आपको बता देते हैं। तो निपुण भारत योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहली बात, सबसे मुख्य बात आप
आपसे यही पूछा जाएगा निपुण भारत अभियान किससे संबंधित है, तो ये योजना जो है किससे संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक पढ़ने लिखने और अंक गणित में आवश्यक दक्षता प्राप्त कर ले, यह जो है इसका उद्देश्य बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए, निपुण भारत के बारे में आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है भाई, जनवरी फरवरी की बात है, तो आपसे पूछा जा सकता है आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सामने इस समय एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम है, ठीक है, और समय बहुत कम दिया है, चाहे वो एमपी आरईओ का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का हो, चाहे सब इंजीनियर का एग्जाम हो, समय बहुत कम मिल रहा है भाई तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो कोर्स के थ्रू आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो मेरे भाई ये बात पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय ही बहुत कम है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको सक्सेस जंक्शन के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स परचेज कर लेने हैं, जो आपके पीडीएफ टेलीग्राम बैच है। इसमें क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं। इसमें विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, पहली बात थ्योरी मिल गई आपको। उसके बाद में थ्योरी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, जैसा आज सुबह भी हमने कराया है। मैनेजमेंट के भी हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है। एमपी आरईओ में एग्रीकल्चर के भी चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल गए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम यहाँ पर करा रहे हैं। देखो प्रीवियस ईयर करा रहे हैं जीके जीएस के, इससे पहले हमने जो है साइंस के भी प्रीवियस ईयर करा दिए थे, उससे पहले हमने जो है मैनेजमेंट के भी प्रीवियस ईयर करा दिए है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा, यानी एग्जाम के 15 दिन पहले हम क्विज भी चालू कर देंगे। इसी टेलीग्राम ग्रुप में टाइम लगाकर क्विज चालू कर देंगे, तो आपकी बढ़िया से क्विज की प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी कि प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 तारीख से आपका हम प्रैक्टिस सेट भी चालू कर देंगे, वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीजें आपको मात्र 198 रुपए में मिलने वाली हैं। अगर आप कम पैसे में कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्सेस जंक्शन के इस पीडीएफ टेलीग्राम बैच में एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एमपी आरईओ वाले जो है उनको उनके कंप्लीट नोट्स मिलेंगे मात्र 199 रुपए में। 199 रुपए में एमपी आरईओ के नोट्स बैच में एंट्री आप लोग ले सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और सीसेट दोनों आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एमपी सब इंजीनियर वालों का जो नॉन टेक है, वो एमपी सब इंजीनियर का नॉन टेक 197 197 मिलने वाला है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का पीडीएफ रक्षक बैच टेलीग्राम पर है, जो आपको 189 रुपए में मिलने वाला है। इसी प्रोसेस के थ्रू आपको उसमें एडमिशन लेना है। कैसे एडमिशन लेना है वो आपको बता देते हैं। देखो डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा, ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम लिंक सेंड कर दी जाएगी ग्रुप की, जिस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। नीचे आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देंगे किस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर उसमें जैसे ही आप ज्वाइन होंगे, एक तरफ से आपको सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप अगर सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान पर क्लिक करेंगे तो उसके कंप्लीट थ्योरी नोट्स आ जाएंगे, पीवाईक्यू आ जाएंगे, एमसीक्यू आ जाएंगे। हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी के थ्योरी नोट्स आ जाएंगे, पीवाईक्यू आ जाएंगे, एमसीक्यू आ जाएंगे। आप बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लीजिए, नहीं तो बढ़िया से आप पढ़ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से आप 189 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप पीडीएफ रक्षक बैच कांस्टेबल वाले में भी ऐड हो सकते हो, ऐसे ही आप एमपी आरईओ में भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। और इस पर फोन मत लगाना क्योंकि ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, कंपनी का नंबर है, मतलब कि सक्सेस जंक्शन ऑफिस का नंबर है, तो इस पर केवल व्हाट्सएप ही चालू है, ठीक है मेरे भाई। सारी बातें समझ में आ गई आपके, तो जल्दी से एडमिशन लेकर के सफलता की ओर कदम बढ़ा दीजिए। 759 लोग आज सुबह तक, अभी वर्तमान में 780 लोग इसमें एडमिशन ले चुके हैं, यानी 780 लोग अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप अभी फॉर्म ही भर रहे हैं। अब समझिए ये 780 लोग तो बाकी लोगों से काफी आगे निकल गए मेरे भाई, ठीक है ना। तो इनका तो सिलेक्शन होने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो आप भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत जो है इस बैच में एडमिशन ले लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम होता ही है, लगभग सभी के मोबाइल में टेलीग्राम होता है। देखो इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए थे, देखिए जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न। अब ये रीसेंट प्रश्न है, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई ईएसबी एपटेक के बारे में क्या सोच करके उन्होंने इस तरह के प्रश्नों को दिया था। देखिए क्या है ना, जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट की भी पीडीएफ अभी डाल देंगे सारे ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट से भी भर के क्वेश्चन इस बार पूछे हैं किसने, ईएसबी ने। देखिए जनसंख्या पिरामिड की विशेषता का सही अर्थ से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये एनवायरमेंट साइंस में भी आता है, जीके जीएस में भी आता है, हम तो इसको जीके जीएस में ही मानते हैं, ठीक है। बताइए आपको जनसंख्या पिरामिड के बारे में यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक तरफ स्तंभ 1 में जनसंख्या पिरामिड के बारे में बातें बताई गई हैं, और दूसरी तरफ स्तंभ 2 से उनके क्या उद्देश्य हैं उनसे आपको मिलान करना है, ठीक है। देखिए ये आप पूरा देख लीजिए।
अच्छे से पढ़ लीजिए भाई। पिरामिड का आधार है, पिरामिड का शीर्ष है, केन्या का पिरामिड है, जापान का पिरामिड है। अब इधर आपको इन सब से मिलाना है। आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसको किससे मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 से सेकंड, 2 से 4, 3 से 3 और 4 से 1। आइए मिला देते हैं और फिर आपको समझा देते हैं। देखिए, देखो तो एक किससे मिलेगा, एक मिलेगा 2 से, यानी पिरामिड का आधार 15 वर्ष से कम बच्चे जन्मों के स्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो जनसंख्या पिरामिड का जो आधार है, जो बेस है ना, वो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जन्मों के स्तर को दर्शाता है। उसके बाद में जो 2 है, वो 2 आपका 4 से मिलेगा, यानी कि ये जो 2 है पिरामिड का जो शीर्ष है। भाई शीर्ष की बात करेंगे, ये पिरामिड का आधार है, आधार बच्चे, तो शीर्ष कौन हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे। तो 65 वर्ष से अधिक वृद्ध ऊपरी भाग वृद्धावस्था तक जीवित रहने वालों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद नंबर 3 पर है केन्या का पिरामिड। केन्या का पिरामिड क्या दर्शाता है, तो केन्या का पिरामिड उच्च प्रजनन दर और कम जीवन प्रत्याशा वाले विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इनका मतलब यह है कि भाई प्रजनन दर बहुत ज्यादा, यानी यहां पर कह सकते हैं कि भाई प्रजनन बहुत ज्यादा होता है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, यानी कि व्यक्ति मुश्किल से 50-52 साल तक ही जी पाता है। तो केन्या का पिरामिड ये दर्शाता है। नंबर 4 पर है जापान का पिरामिड। जापान का पिरामिड क्या दर्शाता है, ये आपका 1 से जुड़ जाएगा। वृद्धिशील जनसंख्या और कम जन्म दर वाले विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है वो वृद्धिशील है। ठीक है, वृद्धिशील जनसंख्या, यानी कि बूढ़े लोग ज्यादा है। यहाँ पर जापान में आपको बूढ़े लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे और जन्म दर बहुत कम होती है। इसीलिए यही तो सिस्टम हो गया है कि यहाँ पर जन्म कम हो रहे हैं और जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये वृद्धिशील जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपने यहाँ पर अच्छे से सीख ली हैं। आपके अगले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको मेंटली इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना होगा। पूरा सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया है, आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 604 पर चलते हैं। देखिए 604 नंबर कथन वाले प्रश्न है। ये आपका 26/6/2026 को पूछा गया है, यानी कि कौन सा महीना चल रहा, अगस्त चल रहा है, 1 महीने पहले ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इतने लेटेस्ट प्रश्न भैया कोई नहीं लेकर के आएगा। ठीक है, और इसमें तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा, इसको कोई सॉल्व नहीं करा रहा है, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है, खतरनाक लेवल का है। पर हमने कहा भाई जो कोई नहीं करता वही अपन करते हैं। अगर ऐसे ही पेपर आगे किसी एग्जाम में दे दिया तो हम हमसे जो जुड़े हुए हैं, जो सक्सेस जंक्शन से जुड़े हुए हैं, फिर वो क्या करेंगे मेरे भाई, है ना। तो इसलिए आपके चेहरे पर ये मुस्कान बनी रहे, ये हमारा प्रयास है। और एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखते ही याद आ जाए कि हाँ ये तो शुक्ला सर ने कराया था। चलो 604 कह रहा है भू संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भू संसाधन क्या होते हैं भाई, मान लीजिए आप कोयला की बात कर ले तो ये भी भू संसाधन है। ठीक है, पेट्रोलियम की बात कर ले तो भू संसाधन है। तो वही कह रहे हैं भू संसाधन के बारे में निम्न कथन पर आपको विचार करना। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। कथन नंबर 1 है भाई, भूमि मानव जीवन और आर्थिक क्रियाकलापों को सहारा देती है। कथन 2 है, भूमि असीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग बिना नियोजन के किया जा सकता है, यानी कि बिना कोई प्लानिंग के आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भूमि असीमित है, कहीं तक भी फैली हुई है। नंबर 3 कह रहा है, भूमि परिवहन और संचार व्यवस्थाओं को सहारा देती है। अब उपर्युक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, कौन सी बातें सही हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, जल्दी से पढ़ लीजिए, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, यानी दूसरा वाला गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है। 1 क्या कह रहा है, कह रहा है भूमि मानव जीवन और आर्थिक क्रियाकलापों को सहारा देती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर हम रह रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो किस पर खा पी बैठ रहे हैं, भूमि पर ही तो बैठ रहे हैं। तो ये बात तो सही हो जाएगी। असीमित संसाधन नहीं है भैया, भाई भूमि असीमित संसाधन नहीं है। तुम कोयला खोदते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कोयला खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो असीमित संसाधन तो नहीं है। ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगा, बिना किसी प्लानिंग के आप अगर खोदोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3, भूमि परिवहन और संचार व्यवस्था को सहारा देती। सही बात है भैया, भाई परिवहन अगर ट्रक चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, तो किस पर चल रहे हैं, भूमि पर ही तो चल रहे हैं। ठीक है, तो संचार यानी कि अगर मोबाइल का टावर लगा हुआ है, मोबाइल से अगर आप बात कर रहे हो तो किस पर लगा हुआ है, भूमि पर ही तो लगा हुआ है। तो संचार व्यवस्था और परिवहन दोनों को ये सहारा देती है, यानी कि आपका केवल 2 गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही कहा गया है। सॉल्यूशन आप यहां पर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन में वही है जो हम आपको जो है समझा देते हैं। ठीक है, चलिए 605 क्या कह रहा है। 605 कह रहे हैं सतत विकास की व्यापक रूप से प्रयुक्त परिभाषा से सामान्यता कौन सी 1987 की रिपोर्ट संबंधित है। यानी 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट सतत विकास की व्यापक रूप से प्रयुक्त परिभाषा से संबंधित है। वो रिपोर्ट कौन सी है ये आपको बताना है। एनवायरमेंट का प्रश्न है भैया। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। विश्व विकास रिपोर्ट थी, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट थी, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट थी, या मानव विकास रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी जो कि 1987 में आई थी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा साझा भविष्य, यानी आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी
वो 1987 में आई थी। ठीक है, आइए सॉल्यूशन पूरा आपको बता देते हैं। तो 1987 में ब्रडलैंड आयोग के द्वारा प्रकाशित हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में ही सबसे पहले सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषित किया गया था। अच्छा सर, ये सतत विकास होता क्या है? एनवायरनमेंट का अगर प्रश्न आएगा तो ये तो 101% प्रश्न आएगा। सतत विकास का अर्थ है कि भाई आप जो भी काम आज कर रहे हैं भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कीजिए, यानी कि भविष्य के लोगों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो पाए उसको ध्यान में रखते हुए, ये जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमें काम करना है। ऐसा ना हो कि कल वो कहे भैया मोर हुआ करता था कुछ, जैसे कि आज कहते हैं भाई गिद्ध क्या थे। अब अपन ने तो गिद्ध देखे भी नहीं होंगे, मतलब अपन लोगों ने देखे होंगे जो जैन जी कह सकते हैं, जैन जी कैसे, जो जैन जी लोग हैं उन लोगों ने गिद्धराज को देखा ही नहीं होगा। अब वो कहते होंगे अच्छा गिद्ध कुछ होता था क्या? अच्छा होता होगा भैया, पता नहीं हमें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से काम नहीं करना है कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो पर्यावरण को भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए बचाते हुए जो काम करते हैं उसे सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। ये गोल भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 606 नंबर देखिए। 606 नंबर क्या है? ये भी आपका 24/6/2026 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कह रहे हैं पर्यावरणीय भूगोल में कुछ शब्द प्राकृतिक प्रक्रियाओं और समय के साथ पारितंत्रों में होने वाले परिवर्तन को समझाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना। इनमें पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन किसे कहते हैं? देखो जो हमारा भूगोल है ना, पर्यावरणीय भूगोल है, पर्यावरणीय भूगोल में जो प्राकृतिक क्रिया होती है, जैसे कि ये पेड़ है, ये पेड़ क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद गिर जाएगा तो फिर ये दबता दबता नीचे चला जाएगा, फिर ये कोयला बन जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें से उन कुछ शब्दों में से जो पुनर्जनन है, जो रीजनरेशन है, ये रीजनरेशन किससे संबंधित है, यही आपसे पूछ रहे हैं। चलिए चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सभी प्राकृतिक चक्रों का पूर्ण रूप से रुक जाना, या फिर प्रकृति के नए जीवन विकास के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने की क्षमता, या बिना किसी प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति के संसाधनों का निष्कर्षण, या मिट्टी वनों और जल की स्थायी हानि, किसे कहते हैं? पुनर्जनन। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रकृति की नए जीवन और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों बनाने की क्षमता। देखो अभी आपने देखा होगा कोविड लगा था, कोविड के टाइम पर क्या हुआ था? कोविड के टाइम पर प्रकृति ने खुद ही अपने आप को स्वच्छ कर लिया था, है ना। जो दिल्ली जैसा शहर जो था ना, उसमें भी जो वो था वायु प्रदूषण था वो कम हो गया था। जहां पर वायु प्रदूषण सोचा भी नहीं था किसी ने कि कम हो जाएगा, कोविड के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर वहां पर वायु प्रदूषण कम हो गया था। और जो नदियां थी हमारी जो बहुत गंदी हो चुकी थी, वो नदियों ने भी अपने आप को स्वच्छ कर लिया था। कैसे कर लिया था? क्योंकि कोई भी आदमी बाहर निकल नहीं रहा था, लोग अपने घरों में रहे थे, कंपनी में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उतने केमिकल्स नहीं निकल रहे थे, तो अपने आप को वहां पर क्या कर लिया था? पुनर्जनित कर लिया था, वापस से रीजनरेट कर लिया था प्रकृति ने। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि भाई प्रकृति की नए जीवन और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन या फिर पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज से आपको खेलना आना पड़ेगा। लैंग्वेज अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में परेशान करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। देखिए 607, किसी व्यावसायिक प्रक्रिया या उत्पादन गतिविधियों को दूसरे देश में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? यानी कि व्यावसायिक प्रक्रिया का अर्थ है आप यहाँ पर अपना व्यवसाय चला रहे थे, अब आपने अपना व्यवसाय कहीं दूसरी कंट्री में लेकर पहुँच गए, यहाँ पर उत्पादन कर रहे थे, अब आप किसी दूसरे कंपनी में उत्पादन करने लगे या फिर दूसरी जगह पर उत्पादन करने लगे, तो इस स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? स्थायी कराधान कहेंगे, मूल्यह्रास कहेंगे, राष्ट्रीयकरण कहेंगे, ऑफशोरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे हम ऑफशोरिंग कहते हैं, यानी यहाँ की जो आप कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी को या फिर वहाँ को छोड़ करके आप पहुँच गए कहाँ पर? विदेश में पहुँच गए, तो इसे हम ऑफशोरिंग कहते हैं। देखिए जब कोई कंपनी अपनी लागत कम करने के लिए अपने देश से किसी काम या विनिर्माण को दूसरे देश में शिफ्ट कर देती है तो अर्थशास्त्र में इसे क्या कहते हैं? ऑफशोरिंग कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का अच्छा प्रश्न है, ऑफशोरिंग आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चले 608 नंबर पर चलते हैं। देखिए 608 नंबर क्या है? एक बड़ा वृक्ष अनेक कीटों, पक्षियों और स्तनधारियों को सहारा देता है। सही बात है भैया, ये बहुत बड़ा सा एक वृक्ष है, मान लीजिए बरगद का पेड़ है, ठीक है, लोग बना दिया बरगद का पेड़, है ना, ये इन सबको सहारा देता है। जैव भार बायोमास के संबंध में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त होगा? यानी आपसे एक बड़े वृक्ष का बायोमास पूछा गया है, ये बायोमास के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। बताइए क्या होगा सबसे अधिक उपयुक्त इनमें से? सभी पोषी स्तरों पर जैव भार समान होता है, यानी ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर आओ जैव भार आपको समान मिलेगा, या पोषी स्तरों के बीच जैव भार की तुलना नहीं की जा सकती है, या जीवों का जैव भार हमेशा वृक्ष से अधिक होता है, या फिर वृक्ष का जैव भार हमेशा समर्थित जीवों से अधिक होता है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलो आंसर देख लें फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वृक्ष का जो जैव भार है वो उसके द्वारा समर्थित जीवों से अधिक होता है। यानी भाई कोई भी जीव है वो इसी वृक्ष पर ही तो रह रहा है। जैव भार का मतलब क्या है? किसकी संख्या ज्यादा है? बताइए
किसकी संख्या ज़्यादा है। कोई भी अगर जीव रह रहा तो वो इसी पर ही तो रह रहे होंगे, है ना। और ये जब इसमें रह रहे हैं तो ये इन जीवों से बड़ा होगा तभी तो उसके अंदर रह पाएंगे। तो वही पूछ रहे हैं किसका जैव भार ज़्यादा होता है, तो वृक्ष का जो जैव भार है उससे समर्थित जीवों से क्या होता है, अधिक होता है, तभी इसके अंदर जीव रह पाते हैं। यानी सबसे बड़ा क्या है, वृक्ष है, और वृक्ष के अंदर जीव रह रहे हैं, तो जैव भार किसका ज़्यादा होगा, वृक्ष का जैव भार ज़्यादा होगा, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो बायोमास किसका ज़्यादा होगा, वृक्ष का, यानी कि ट्री का बायोमास एनिमल की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, यहां पर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़े पेड़ उत्पादक का जैव भार हमेशा उन सभी कीटों, पक्षियों और जीवों उपभोक्ता के कुल जैव भार से अधिक होता है जो उस पेड़ पर आश्रित होते हैं। जो उस पेड़ पर रह रहे हैं उनसे ज्यादा बायोमास किसका होगा, उस पेड़ का ही होगा। 609 नंबर पर चलते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य वायु प्रदूषक है जो हवा में निलंबित छोटे ठोस कणों से बना होता है। बताइए, छोटे ठोस कणों से बना हुआ वायु प्रदूषक कौन है जो हवा में छोटे ठोस कण घूमते रहते हैं उनसे बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जमीनी स्तर ओजोन गैस O3, या पार्टिकुलर मैटर PM2.5 और PM10। क्या होगा भैया बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पार्टिकुलर मैटर होते हैं यानी कि PM2.5 और PM10 जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, यही आपके ऐसे प्रदूषक होते हैं जो हवा में छोटे छोटे कणों के रूप में तैरते रहते हैं। तो देखिए, इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। देखिए, तो पार्टिकुलर मैटर यानी PM हवा में तैरने वाले अत्यंत सूक्ष्म ठोस कण हैं और तरल की बूंदें होती हैं। अन्य सभी विकल्प क्या हैं, गैसीय प्रदूषक है। तो अगर ठोस कणों की बात करते हैं तो पार्टिकुलर मैटर जो है ये आपका क्या होता है, ठोस कण होते हैं। बाकी के जो है ये सारी की सारी गैसें हैं। तो ठोस कण के बारे में पूछा गया था तो आप बता सकते थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 610 पर चलते हैं। देखिए 610, एक नगर पालिका प्लास्टिक कचरे के लिए अलग से डिब्बे शुरू करती है। यह कदम का मुख्य लाभ क्या है बताइए। आपने देखा भी होगा, आपके घर पर आती होगी गाड़ी, सुबह सुबह गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, इसमें बहुत सारे डब्बे इस तरह से टंगे रहते होंगे, हरे नीले पीले, है ना, इस तरह से। कौन सी गाड़ी बना दी सर आपने, ये कौन सी ट्रक बना दी है, ठीक है, मान लो कचरे वाली गाड़ी है। ठीक है, तो वही आपसे कह रहे हैं भाई, नगर पालिका प्लास्टिक कचरे के लिए अलग से डिब्बे बनाती है। प्लास्टिक का जो कचरा हो भैया इसमें डालना, कूड़ा कचरा जो नॉर्मल वाला मिट्टी विट्टी हो भैया इसमें डालना, गीला कचरा भैया इसमें डालना। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई इस कदम का मुख्य लाभ क्या है, इससे फायदा क्या होता है। ये भी आपका एनवायरमेंट का प्रश्न है, एनवायरमेंट भर भर के पूछा था इस बार ESB ने, और मुझे ऐसा लग रहा है भाई एनवायरमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रही है, यानी एनवायरमेंट के ज़्यादा प्रश्न आपको जो है आगे भी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, है ना। तो जितने हमारे तीनों ग्रुप है ना, पुलिस को भी ले लेते हैं, चारों ग्रुप में कल सुबह तक जो है हम एनवायरमेंट की PDF पहुंचा देंगे। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़े। एनवायरमेंट कोई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन हम देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रसंस्करण को आसान बनाना। पुनर्चक्रण का अर्थ है भाई, अगर ये प्लास्टिक जो है, अगर आप प्लास्टिक को प्लास्टिक वाले डिब्बे में डालेंगे कि जिसमें प्लास्टिक का कचरा डलता है, तो इसको पुनर्चक्रण करने में आसानी हो जाएगी भाई, छांटना बीनना नहीं पड़ेगा, है ना। और क्या हो जाएगा, मतलब जो अपशिष्ट प्रसंस्करण होगा वो आराम से हो जाएगा, यानी कि इसमें से छांटना बीनना नहीं पड़ेगा। इनको पता भाई इस डिब्बे में क्या है, प्लास्टिक वाला ही कचरा है। ठीक है, कभी कभी तो वो लोग खुद ही लेकर के डालते हैं क्योंकि उन्हें पता, भैया तुम मानोगे नहीं, है ना, प्लास्टिक भी डाल दोगे, धूल धक्कड़ भी डाल दोगे, तो फिर उन्हें छांटना बीनना पड़ेगा। तो कहते भैया हमको दे दो, हम देख लेंगे महाराज, तुम रहने दो। ठीक है, तो फिर वो उसमें से प्लास्टिक वाला इसमें डाल देते हैं और बाकी सब जो है अलग अलग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। पुनर्चक्रण करना आसानी हो जाती है, रिसाइकलिंग करने में आसानी हो जाती है। तो स्रोत पर ही कचरे को अलग, यानी कि सेग्रेट करने से प्लास्टिक को रिसाइकल, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया बहुत आसान, तेज और लागत प्रभावी हो जाती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 611 देखिए। 611 भारत में राजकोषीय संवाद यानी कि फिजिकल फेडरलिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, भारत में राजकोषीय संवाद के बारे में आपसे पूछा गया है मेरे भाई, बताइए। ये आपका पॉलिटी का प्रश्न हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 269 उन करों से संबंधित है जो संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं। क्या यह बात सही है। अनुच्छेद 269A अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान GST के आरोपण और संग्रहण से संबंधित है। क्या यह बात सही है। अनुच्छेद 270 उन करों से संबंधित है जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ तथा राज्यों के बीच वितरित कर दिए जाते हैं। इन तीनों अनुच्छेद के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो मेरे भाई इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने पटवारी वाले ग्रुप में जो PDF दी है ना पॉलिटी की, तो पॉलिटी की अनुच्छेद की PDF अलग से दिए मेरे भाई, 395 अनुच्छेद पूरे और उनके पार्ट अलग से दिए हमने। तो वो अनुच्छेद वाले पूरे पार्ट आपको पढ़ लेने हैं जिन लोगों ने भी नोट्स लिया है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। केवल एक सही है, एक और दो सही है। अपन सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई हैं कि 269 जो मेन आर्टिकल 269 है ना, वो करों से संबंधित है जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। यानी लगाएगा कौन, लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एकत्र भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा लेकिन दे किसको देगा, राज्यों को दे देगा कि भैया छोटे भैया हो तुम, तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, ले जाओ तुम मौज करो। ठीक है,
तो 269 उनसे संबंधित है। 269 ए क्या है? 269 ए अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जीएसटी के आरोपण और संग्रहण से संबंधित है। भाई जीएसटी हर कोई जमा करता ना, कि अभी आपने सुना नहीं था कि भाई जितने का तो तुम कमाई करते हो उतने का तो 6 लाख का तो हम जीएसटी महीना भर देते हैं। किसने दिया था ये डायलॉग बताइए? 6 लाख का तो जीएसटी भरते हैं, किसने दिया था डायलॉग, है ना? ये बीच में बहुत वायरल हुए थे। तो वही है 269 ए क्या करता है? जीएसटी के संग्रहण के बारे में जानकारी देता है कि जीएसटी कौन संग्रहित करेगा और किसके पास में पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद 270 क्या करेगा? 270 उन करों से संबंधित है जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ तथा राज्यों के बीच में वितरित कर दिए जाते हैं। यानी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। एकत्र कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन आपस में बांट लेगी, आधा राज्यों को दे देगी, आधा अपने पास रख लेगी। ये आर्टिकल 270 कहलाता है। आर्टिकल के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, है ना? बेसिकली उन्होंने एनवायरमेंट और आर्टिकल पर ही फोकस किया था हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम में, और ये लेटेस्ट एग्जाम है। तो एक आप आइडिया लगा सकते हैं भाई, अगर ऐसे प्रश्न कहीं आपके आने वाले एग्जाम एमपी पटवारी, एमपी आरईओ में आ गए तो फिर आप किस तरह से तैयार रहेंगे। इसलिए हमने कहा है भाई इस बार हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल असिस्टेंट के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग मान के चलिए 1500 प्रश्नों की आंसर किया, सॉरी 1500 पेज की आंसर किया है, उसमें से हम आपके लिए क्वेश्चंस छांट करके ले आएंगे। ठीक है, लेकिन आवश्यकता क्या पड़ेगी? बस आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहिए, तो भाई हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम लगातार और अच्छा काम करेंगे। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। चलो 612 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है भैया, कथन क्या दिए हैं सर बता दो। 1890 के दशक तक बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाए। उनका ये तुम क्या कर रहे हो भैया? 1885 में गठन हुआ था किसका? कांग्रेस का, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय बंबई के, वहां पर कांग्रेस का गठन हो गया था। तो 5 साल तो सब ठीक ठाक चला, फिर 5 साल के बाद में लाल बाल पालने का ये तुम क्या कर रहे हो यार? विनती कर रहे हो या करके अंग्रेज सामने, भैया अरे भैया हमको कुछ आज़ाद कर दो भैया, है? ये काम नहीं चलेगा, अब ये सब गलत बात है, अब नहीं करेंगे ये। फिर उसके बाद उन्होंने नरमपंथियों की प्रार्थनाओं की रणनीति की आलोचना। उन्होंने क्या जा करके तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो भैया हमें आज़ाद कर दो, कुछ नहीं तो थोड़ा सा हमको कुछ दे ही दो, हमारा काम चलता रहे, ये भी अब काम नहीं होगा भैया। ठीक है, उन्होंने आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्य और स्वराज के लिए सक्रिय संघर्ष पर बल दिया। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। ये रहे ऑप्शन और ये रहा आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। यानी कि लाल बाल पाल जब से आए उन्होंने पूरी दशा और दिशा बदल दी। ठीक है, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अब ये रिक्वेस्ट वाला काम नहीं चलेगा, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार है भाई, आप हमारे यहाँ आकर के रह रहे हो और हमसे जो है कर वसूल रहे हो और हम कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हो, गलत बात है ना? तो इन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। नरमपंथी लोग जो थे ना, जो मतलब कि रिक्वेस्ट अनोने विनय करते थे, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। आत्मनिर्भरता पर बोले भाई जमीन हमारी है, पूरा सिस्टम हमारा, तो हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते? क्यों हम डिपेंड हो रहे हैं अंग्रेजों के ऊपर? गलत बात है। तो ये तीनों बातें जो है बिल्कुल सही यहाँ पर कही गई हैं, तो तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 613 देखिए, 613 क्या कह रहा है? ये भी देखो आर्टिकल के बारे में पूछा गया है ना? अनुच्छेद 239 डबल ए, अनुच्छेद 239 ए का पार्ट ए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दिल्ली की विधानसभाओं के बारे में आपसे कुछ कथन दिए गए हैं और उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसका सही आंसर देंगे। चलिए देख लेते हैं भैया आप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। कथन नंबर 1 कह रहा है, यह संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, सिवाय उन विषयों के जिन्हें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। क्या यह बात सही है? चलो, कथन नंबर 2 कह रहा है, यह लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून नहीं बना सकती है। ये दिल्ली के बारे में बात की जा रही है मेरे भाई। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। बताइए इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ये रहे आपके सामने ऑप्शन और ये रहा आपके सामने आंसर। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन बिल्कुल सही बताए गए हैं। दिल्ली सरकार के बारे में केजरीवाल जी बार बार कहते थे भैया हमारी पुलिस तो हमारी सुनती ही नहीं है। क्यों नहीं सुनती भैया? क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल पुलिस है, वो क्या है कि सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही कही गई हैं कि भैया लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती है। इसी बात का तो विरोध लगातार केजरीवाल जी करते आ रहे थे। आगे बढ़े, सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। और ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दे दिया गया। दिल्ली विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि इस पर कानून नहीं बना सकते। तो बचा ही क्या उनके पास में? ठीक है ना, तो ये सिस्टम है। चलिए 614 देखिए, 614 है, ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अर्थशास्त्र में आगतों यानी इनपुट को निर्गत आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को किस शब्द के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको आप प्रोसेस कीजिए और आउटपुट में बदल दीजिए। यहां पर ये बात कंप्यूटर के बारे में नहीं की जा रही मेरे भाई, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जा रही, अर्थशास्त्र के बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रक्रिया को हम
क्या कहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को तो हम उत्पादन कहते हैं कि भाई इनपुट मतलब कि जैसे बिस्कुट बना रहे हो, है ना, बिस्कुट बनाने की तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम इनपुट क्या करोगे उसमें गेहूं डालोगे, पानी डालोगे, बाकी सारा सामान डालोगे, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब क्या करोगे, आउटपुट पे बदल दोगे इसको। जब ये सारी चीजें बन जाएंगी तो सांचों में ढाल करके बिस्कुट बना दोगे। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बिस्कुट का उत्पादन हो रहा है मेरे भाई, प्रोडक्शन हो रहा है मेरे भाई। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। यानी कि इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट पे बदलने की क्रिया को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं या फिर प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए सूची मिलाने वाले प्रश्न आ गए भैया, 615 नंबर। चलिए 2 सूचियां आपको दी गई हैं, आपको इसमें मिलाना है। अनुच्छेदों के बारे में आपसे पूछा गया है। लो भैया छोटा कर दें, अभी सही है। अब बताओ, अब इसको पढ़ो, फिर आप बताओ कि किसको हम किससे मिलाएंगे। अनुच्छेद 371 ए के बारे में आपसे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 371 बी है, उसके बाद में अनुच्छेद 371 सी और 371 दो। बताइए, ये 4 अनुच्छेद हैं और 4 इनके कार्य बताए गए हैं, किसको आप किससे मिलाएंगे। और ये रहे आपके सामने ऑप्शन, जल्दी से मिला दीजिए कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो चलो देखते हैं। पहला अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका पहला अनुच्छेद है ये आपका सीधे सीधे ए से ही संबंधित है। यानी कि 371 ए में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना है 371 ए में, वो सॉरी 371 ए में नागालैंड से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक है सर। 371 बी क्या है, 371 बी में असम से जनजाति क्षेत्रों के लिए विधानसभा की समिति के बारे में बात की गई। यानी ये असम के बारे में है या नागालैंड के बारे में। ठीक है सर। 371 सी क्या है, 371 जो आपका सी है वो आपका मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों की विधानसभा समिति से संबंधित है। बचा आपका 371 दो जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए बी डी सी हो जाएगा। आप देखो कहाँ पर है ए बी डी सी, तो ये तो ए नहीं है, ये रहा ए, ये रहा ए, ये तो कट गया। ए बी सी डी हो गया, ये कट जाएगा। ए बी डी सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए तो ए से ही मिलेगा, बी तो बी से ही मिलेगा, सी वाला डी से मिलेगा और जो 4 नंबर है वो आपका सी से मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ये तो हमने जोड़ी मिला दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन। देखिए अनुच्छेद 371 ये नागालैंड से संबंधित है, 371 भी आसाम से संबंधित है, 371 सी मणिपुर से और 371 दो महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष विकास बोर्ड से संबंधित है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से मैच द फॉलोइंग करके आपसे आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए फिर से एक सूची वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पर आपको जो है नगर पालिकाओं की संरचना वगैरह के बारे में पूछा गया है। बताइए, इसको मैच करना है। छोटा कर दें जिससे आपको अच्छे से दिखने लगे मेरे भाई, और छोटा करना पड़ेगा। अभी सही है ना, सारा दिख रहा है, अब सही दिखेगा। ठीक है, चलो अब आपको मिलाना है इन सूचियों को। चलिए मिलाइए। तो यही जो क्वेश्चन थे ना, वही बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बताइए, तो 243 आर ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। 243 आर जो है ये आपका नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। पहला वाला बिल्कुल सही मिला हुआ है। फिर 243 एस वार्ड समितियों से संबंधित है, ये भी सही मिला हुआ है। 243 टी ये नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है, ये भी सही मिला हुआ है। 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित है। ये चारों आमने सामने बिल्कुल सही मिले हैं, यानी ए बी सी डी हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए बी सी डी, चारों आपस में सही सही मिले हुए हैं। तो इस तरह से डीपली जाकर के प्रश्न पूछा था। हॉस्पिटल असिस्टेंट में एमपीएसबी ने खुन्नस निकाली थी मेरे भाई, है ना। लेकिन हम कह नहीं सकते कि भाई आगे एमपीएसबी की क्या रणनीति है ना। तो हमको तो हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है मेरे भाई। देखिए, तो 243 आर संरचना से, 243 एस वार्ड समिति से, 243 टी स्थानीय आरक्षण से, 243 डब्ल्यू शक्तियों व उत्तरदायित्व से संबंधित है। आगे बढ़ें, 617 पर चलते हैं। 617 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है का एक उदाहरण है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उदाहरण है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसे वेस्ट जो आसानी से सड़ गल करके खत्म हो जाते हैं। जैसे अब चलो ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। कांच की बोतल ये थोड़ी सड़ गल के खत्म होगी, ये तो एक बार टूट गई तो भैया कई वर्षों तक पड़ी रहती है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। संतरे का छिलका, ये बिल्कुल सही बात है। संतरे का छिलका आप खा लीजिए, उसको सुखा करके कुछ लोग तो उसकी क्रीम बना लेते हैं, चेहरा चमकाते हैं, या फिर आप उसको फेंक देंगे, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे संतरे का छिलका खत्म हो चुका है, उस जगह पर है ही नहीं। तो ये आपका बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। पीईटी से बनी प्लास्टिक की बोतल कई सालों तक पड़ी रहती है भैया, खत्म ही नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सोडा कैन, ये भी गलत हो जाएगा। कौन बायोडिग्रेडेबल है, तो संतरे का छिलका जो है ये आपका बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। और ये आपका जब एनवायरनमेंट की नोट्स आपको देंगे तो आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट के नोट्स कोई भी नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। क्यों? क्योंकि भैया एमपीएसबी की ये रणनीति है कि कुछ ना कुछ अलग करेंगे। एपटेक कुछ ना कुछ अलग करती है, ठीक है। तो उस बार उसने क्या किया था, एनवायरनमेंट और पॉलिटी के आर्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस किया था, तो इस बार भी वो एनवायरनमेंट की ओर जरूर जाएगा। और एनवायरनमेंट जिस लोगों ने जिनने भी कंप्लीट कर लिया वो अच्छे से इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे।
ठीक है। बाकी हम समझाने का काम हमारा रहेगा ही, जैसे आपको अभी समझा रहे हैं इसी तरह से सारे क्वेश्चन हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले करा देंगे, ठीक है। और कल ही हम आपको एनवायरनमेंट के नोट्स भी दे देंगे, तो आप लोग पढ़ के भी आना, तो थोड़ा और आपको लाभ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनगणना यानी सेंसस का सही वर्णन करता है, बताइए कौन सा है। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। केवल वन प्रजातियों का सर्वेक्षण जनगणना है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रवास का अभिलेख जनगणना है, या फिर वर्षा का वार्षिक अनुमान जनगणना है। क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना ही क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है ना। प्रत्येक 10 वर्ष पर इसको किया जाता है, अभी भी चल रही है। देखिए, तो सेंसस जनगणना किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या की स्थिति होती है। आकार, व्यवसाय, लिंगानुपात जैसे आंकड़ों की आधिकारिक और आपका जो है आवधिक गिनती होती है, यानी कि एक फिक्स टाइम पर इसको काउंट किया जाता है, जैसे कि 10 साल बाद। चलिए अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न वन लाइनर आए थे, है ना, तो जिसको देख करके बच्चे कह रहे चलो एक आध दो प्रश्न दे दिए भाई साहब, है ना, नहीं तो तुमने तो हमारी बिल्कुल लुटिया डुबा दी ESV ने। ठीक है, देखिए 19वीं शताब्दी में बंगाल के अनेक किसान यूरोपीय बागान मालिकों के अधीन व्यावसायिक फसल की खेती से जुड़ी शोषणकारी प्रथाओं से असंतुष्ट हो गए थे। ठीक है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको पूरी जानकारी थी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था। डायरेक्ट ये भी तो पूछ सकते थे भैया इंडिगो रिवोल्यूशन बंगाल में कब हुआ था, डायरेक्ट पूछ लेते, इतना देने की क्या आवश्यकता थी, इतना इसलिए दिया था कि तुम्हारा टाइम जाए पढ़ने में। ठीक है, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1859 में जो है बंगाल में इंडिगन रिवोल्यूशन हुआ था, इंडिगो रिवोल्यूशन यानी कि आपका नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, बाद में यही जो नील विद्रोह था ना, इसी में आगे चल करके फिर से 3 कठिया पद्धति के विरोध में जाकर के नील जो आपका विद्रोह था, ये फिर चल करके 3 कठिया पद्धति की वजह से हुआ था। चंपारण में जो है, इसमें जो है गांधी जी भी गए थे, आपको याद आ रहा होगा। ये आगे चल करके इसी का जो है विस्तृत रूप था, चंपारण का जो नील आंदोलन हुआ था। 620 क्या है, देखिए अभी हमने एग्जाम एनालिसिस में अच्छे से कराए थे सारे प्रश्न, बहुत सारे लोग भेजते हैं क्वेश्चन, है ना, तो वो सारे क्वेश्चन जब हम एनालिसिस में कराते हैं, डेली एनालिसिस कराते हैं एग्जाम का, तो हमको याद रहता है भैया ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे उस दिन आया था। ठीक है, चलिए 1789 के दौरान फ्रांस में स्टेट्स जनरल का नाम बदल करके क्या किया गया था, ये आपको बताना है। फ्रांस में ये नाम चेंज किया गया था, रॉयल चैम्बर कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया, नागरिक परिषद कर दिया, या निदेशक मंडल कर दिया। देखो हॉस्पिटल असिस्टेंट में इन्होंने उसमें सिलेबस में दे रखा था कि भाई हम विदेशों का भी आपसे पॉलिटी पूछने वाले हैं, अलग अलग देशों का, तो वहाँ से पूछ रखा है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली सही आंसर हो जाएगा। इस पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके तो सिलेबस में ही दिया गया था, अपने सिलेबस में ये दिया नहीं गया है, तो यहाँ से कम प्रश्न आएंगे या ना के बराबर आएंगे, प्रश्न आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब आपको कथनों पर विचार करना। ठीक है, 2 कथन आपको दिए गए, 2 ही कथन है, हाँ केवल 2 कथन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहरी महिला प्रतिभागी सामान्यतः ऊंची जाति के परिवार से थी, जबकि ग्रामीण प्रतिभागी प्रायः संपन्न किसान परिवार से आती थी। क्या यह बात सही है। कांग्रेस ने महिलाओं की भागीदारी को संगठन में उन्हें अधिकार के पद देने का आधार माना। उपयुक्त कथनों में से कौन सी बातें सही कही गई हैं, 1 और 2 दोनों, केवल 1 या फिर कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों बातें यहाँ पर सही कही हैं। अच्छा, ये भी देखा गया था कि कथन वाले प्रश्न जो दिए थे उन्होंने खतरनाक से, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो थे ना, मतलब 90% जो क्वेश्चन थे वो पूरे सही दिए थे, है ना। तो जरा सा लोग अगर तुक्का भी लगाते आइडिया लगा करके, तो लगभग ये था कि भाई 90% क्वेश्चन में दोनों बातें सही हुआ करती थी या तीनों बातें सही हुआ करती थी। देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझिए, डिटेल में समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उच्च और संपन्न वर्ग की महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य भैया, कि उच्च और जो संपन्न किसान थे, इन लोगों की महिलाओं ने यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में इन लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है भैया, उसके बाद लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं का स्वागत तो किया, मतलब कांग्रेस ने कहा हाँ महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं, परंतु लंबे समय तक उन्हें संगठन में कोई बड़ा अधिकार वाला पद नहीं दिया गया था। बाद में जाकर के जो है इनको अध्यक्ष वगैरह के पद पर पहुंचाया गया था। ठीक है, शुरुआत में महिलाओं को कोई भी पद नहीं दिया गया था। 622 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। देखिए, चुनाव के बारे में यहाँ पर शायद बात की गई है सूची 1 और सूची 2 में। देखिए हाँ, चारों अब आपको साफ दिख रहे हैं ना। ठीक है, देखो कह रहे नामांकन सामने है, चुनाव लड़ने के लिए मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी दाखिल करना, समीक्षा नामांकनों की पत्रों की जांच, वापसी अनुमत समय के भीतर उम्मीदवार औपचारिक रूप से अपनी वापसी ले सकता है, मतदान निर्वाचकों द्वारा मत डालना। अब आपको मिलाना इसमें से कौन सी बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं और कौन किससे मैच करता है। तो भाई ये सारी बातें एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। यानी कि नामांकन क्या होता है जानते ना भाई, चुनाव लड़ने अगर आप जा रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी दाखिल करना कि हम चुनाव लड़ेंगे भैया, इसको हम नामांकन कहते हैं, नॉमिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में संवीक्षा क्या होती है भाई, स्क्रूटनी क्या होती है, तो नामांकन पत्रों की जांच की जाती है, यानी जिन लोगों ने भरा उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। जैसे अभी आपने देखा था बनारस में क्या हुआ था, बनारस में
एक वो है ना रंगीला, क्या नाम उनका, रंगीला, मोदी जी की बहुत मिमिक्री करते हैं, रंगीला, रंगीला का नामांकन रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना, क्यों, वो समीक्षा के दौरान ही रद्द किया गया था। तो नामांकन को क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। वापसी विड्रॉल क्या होता है, तो वह अनुमति का समय जिसके भीतर उम्मीदवार औपचारिक रूप से चुनावी मुकाबले से बाहर हो सकता है, यानी कि उम्मीदवार खुद ही कह दे भैया हमको यह चुनाव लड़ना नहीं, हमने अपना दिमाग चेंज कर लिया है, माइंड हमने चेंज कर लिया भैया, हम नहीं लड़ रहे, ठीक है। अब वो कुछ लोग जबरदस्ती हटवा देते हैं ना, तो ये वापसी कहलाती है, विड्रॉल कहलाता है कि अपना नाम इन्होंने विड्रॉल कर लिया है। फिर होता है मतदान, पोलिंग होता है। पोलिंग में क्या होता है, निर्वाचकों के द्वारा मत डाला जाता है। ये चारों बातें एक दूसरे से बिल्कुल सही सही मिली हुई हैं, तो ए बी सी डी हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़े। 623 क्या है, देखिए, कह रहे हैं भारत की प्रमुख भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ज्योग्राफी का प्रश्न है, बताइए मैदान क्या होता है। मैदान कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43% है क्या हमारे भारत में। पर्वत कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है, क्या ये बात सही है। पठार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 27% है। बताइए कौन सी बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं, और ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। और ये रहे आपके आंसर 1, 2 और 3। हमने कहा था ना भाई 90% क्वेश्चन ऐसे थे कि ऐसे थे कथनों वाले कि सारे सही थे, बस लोगों को थोड़ा सा समझना था। लेकिन ये बातें एग्जाम में समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है ना, इतना दिमाग ऐसे ऐसे एकदम ये हो जाता है भैया क्या करें क्या करें, ठीक है। तो उस टाइम पर नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं कि जो आपका भौतिक विभाजन इन्हीं अनुपात में है। 43% मैदान है, ठीक है, जो कृषि के काम में आते हैं, जहाँ पर कृषि वगैरह की जाती है। 30% पर्वत है जो नदियों के उद्गम है, और 27% पठार हैं जो खनिजों से परिपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तभी ये कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर कंटिन्यू नहीं रहने वाली भैया, है ना। पता चला आप लोग चाह ही नहीं रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग कोई लाइक नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे, तो क्या ही मतलब रह जाएगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, और ये रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। आप आंसर की उठा करके देख लेना, नहीं कह रहा सर अपने मन से बना कर ले आए, ठीक है। आंसर की उठा लेना। लेटेस्ट एग्जाम जो लास्ट एग्जाम हुआ है वो कौन सा हुआ है, यही हुआ है एपटेक का, और उसी के प्रश्न है, तो उसी लेवल के प्रश्न आगे भी आपको मिलेंगे। नाबार्ड, सिडबी, IRDI और राष्ट्रीय आवास बैंक। मुख्यालय पूछा गया लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। इनका मुख्यालय मिला दीजिए। चलिए, अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका मुंबई में है, ठीक है भैया। उसके बाद में सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। IRDAI ये क्या होता है, ये आपका जो बीमा वामा होता है ना, बीमा वगैरह होते हैं, उनकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये चारों मिल गए हैं। अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 के सामने C, 2 के सामने A, 3 के सामने D और 4 के सामने B हमारा सही आंसर होगा। सॉल्यूशन में आप यहाँ पर इन सबके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। चलिए, 625 आधे पर पहुंचे। टाइम कितना हुआ है, 40 मिनट हो गए मेरे भाई, 41 मिनट हो गए, है ना। इस तरह की क्वेश्चन का लेवल था, समझ लो। चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा करेंगे, 50 प्रश्न पूरे करेंगे, बेशक 2 घंटे लग जाएं। देखो, मोबाइल फोन के माध्यम से त्वरित डिजिटल भुगतान के लिए मुख्यतः किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है भाई, बताओ। UPI का करते हैं, चेक का करते हैं, कैश का करते हैं, या फिर वस्तु विनिमय का करते हैं। अगर मोबाइल से आप किसी का भी पेमेंट कर रहे हैं, आप UPI का पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे वगैरह जो होता है, जैसे आप अभी हमको अगर पेमेंट करेंगे हमारे QR पर, तो फिर आप क्या करेंगे, फ़ोन पे का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फ़ोन पे वॉलेट का इस्तेमाल मत करना भैया, है ना, फिर पूरे 200 देने पड़ेंगे, वॉलेट से मत पेमेंट करना, है ना। तो ये आपका फ़ोन पे का इस्तेमाल करेंगे, गूगल पे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, UPI कहते हैं। तो मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना UPI कहलाता है। NPCI के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, 626 देखिए, कह रहे हैं कौन सा संयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की उपयोगिता को सही सही समझाता है, बताइए। बायोगैस के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है जो ग्रामीण में की जाती है। अब ये चारों ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए, है ना, अपन सीधा आंसर क्यों चलते नहीं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बायोगैस होती क्या है, तो वे पशु गोबर और जैव अपशिष्टों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद का उपलब्ध कराते हैं, है ना। बायोगैस सही तो होता है, आपने गाँव में देखा हो बायोगैस संयंत्र लगे रहते हैं, जिनके पास में खूब ढेर सारा गाय भैंस है, वो गोबर गैस या बायोगैस का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा जो है, इस प्रक्रिया के द्वारा बायोगैस उत्पन्न करते हैं, और जैविक खाद का भी वो लोग निर्माण करते हैं। 627 भाई, कौन सा अनुच्छेद भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है, बताओ कौन सा अनुच्छेद है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350B जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। बाकी जब आप PDF लेंगे तो उसमें हमने पूरा 395 अनुच्छेद दे रखे, आराम से पढ़ लेना मेरे भाई, है ना, सामान्य ज्ञान वाले में है, ठीक है। चलो अगला देखो, 628 19वीं शताब्दी के मध्य में हैब्सबर्ग साम्राज्य के विभिन्न जाति एवं भाषाई समूहों को एक सूत्र में बांधने वाला एकमात्र आधार क्या था, बताइए क्या था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य की बात की जा रही, यानी कि विश्व के पॉलिटी की बात की जा रही। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सम्राट के प्रति जो साझा निष्ठा थी उसको क्या कहते थे, उसी को हम क्या कहते थे, भाषाई समूहों को एक सूत्र में बांधने वाला एकमात्र आधार क्या था, सम्राट के प्रति साझा निष्ठा। अब ये क्या है ना,
ये आपका ज्योग्राफी का उसका पॉलिटी का प्रश्न है, और वो भी कौन सा, विदेशों की पॉलिटी का प्रश्न है। ये अपने एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि जो आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें सिलेबस में दिया गया था, इसलिए उन लोगों ने उनसे पूछा था। चलिए, नेपोलियन की बात कर रहे हैं, ये आ सकता अपने में भी। नेपोलियन के शासनकाल में उसके नियंत्रण वाले नगरों में निम्न में से कौन सी पाबंदी हटाई गई थी? कौन सी पाबंदी हटाई थी नेपोलियन के टाइम पर? ये 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कारीगरों के श्रेणी संघों की पाबंदियां जो है नेपोलियन ने हटा दी थी। चलो 630 पर चलते हैं। 630 देखिए, 630 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों का उदाहरण है? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इकोसिस्टम फंक्शन के बारे में। चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए। अब आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन द्वारा जल का शोधन करना। ठीक है भैया, मृदा अपरदन को रोकना, बिल्कुल सही बात, और आवास प्रदान करना, यही क्या कहलाता है? यही आपका पारिस्थितिक तंत्र के कार्य कहलाते हैं। ठीक है, जंगलों को बचाना है, मृदा अपरदन को रोकना है, और आवास लोगों को प्रदान करना है। आगे बढ़ें, चलिए ये पूरा सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 631 631 देखते हैं। 631 क्या है? स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात की गई है। देखिए, तो स्वदेशी आंदोलन ने किन विचारों को बढ़ावा दिया था? बताइए, किन विचारों को स्वदेशी आंदोलन ने बढ़ावा दिया था? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। वीडियो पॉज कीजिए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। अब आंसर की बात करेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन क्या कहता था? कहता भाई स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को यहाँ पर फोर्स किया जाता था, यानी इस पर फोकस किया जाता था कि भाई जो भी करो अपने खुद से करो, अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड मत रहो। जब उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, उनके सामानों को नहीं खरीदोगे तो अर्थव्यवस्था उनकी अपने आप ही डैमेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए 632 देखिए। 632 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध राष्ट्रवादी गांवों में घूमकर लोक कथाएं, गीत और किंवदंतियां इकट्ठा करते थे। राष्ट्रवाद के विकास के लिए उन्होंने इन परंपराओं के संरक्षण को महत्वपूर्ण क्यों माना था? यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब जितने भी राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, जैसे विनोबा भावे हो गए, है ना, और जो आपके बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, गांव-गांव जाते थे और वहाँ की जो किंवदंतियाँ होती थी, जो गीत होती थी, जो लोक कथाएं होती थी, उनको कलेक्ट करते थे। उसका उन्होंने क्या रीजन बताया था, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बताइए क्या रीजन बताया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्होंने लोक कथाओं को लोगों के वास्तविक विचारों को और विशेषताओं को माना था। भाई कोई भी लोक कथा अगर होती है या कोई भी किंवदंती मुहावरा अगर होता है, तो वो उन लोगों के ऊपर बीतती रहती है, इसलिए वो लोग मुहावरा बना देते हैं। तो अगर इतिहास को जान करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो इतिहास में जो गलतियां हमारे बुजुर्गों ने की हैं, वो गलतियां हम नहीं करेंगे। इसी बात को कलेक्ट करने के लिए जो राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, वो गांव-गांव जाकर के किंवदंतियां और इन सबको, नारों वगैरह को ग्रहण करते थे, कलेक्ट करते थे। ठीक है, चलो 633 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया, क्योंकि इसके लिए पूरे भारत में एक समान राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता होती है? बताइए संघ सूची में कौन सा है? देखो, संघ सूची क्या होती है? संघ सूची का अर्थ है कि ऐसे विषय जो सेंट्रल के हाथ में है ना, यानी कि जो अपनी सबसे ऊपर की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार है, उनके हाथ में। अगर केंद्र सरकार के हाथ में है तो पूरे भारत में वो समान रूप से लागू होंगे, कि कहीं अलग के लिए नहीं होंगे। जैसे पहले अपने जम्मू कश्मीर में अलग से चलता था, तो जो आपका 370 थी उसको हटा दिया। अब क्या है, पूरे भारत में समान रूप से लागू होते हैं, वो सेंट्रल वाले सारे नियम होते हैं। अब वही पूछा जा रहा है, भाई कौन सा ऐसा है जो इसमें सेंट्रल का है? कृषि, मतलब रक्षा, कृषि, पुलिस, स्थानीय बाजार, कौन सा भैया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो आपका रक्षा है, जो डिफेंस है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। रक्षा पर जो काम करेगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो किसी ने पेमेंट किया है 198 का, बार बार फ़ोन कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बार बार नहीं फ़ोन किया करो ना भाई। अगर आपने देखा कि आपने पेमेंट कर दिया, अब परेशान नहीं होना है आपको। आप लास्ट सीन देख लिया करो कि सर लास्ट सीन कब हुआ है सर का, है ना। अगली बार जब सर आएंगे तो आपको नोट्स भेज देंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। भाई साहब पूछने के लिए फ़ोन लगा रहे थे कि कितने में सर हमको वो पटवारी के नोट्स मिलेंगे। भैया वीडियो में, हर एक वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं, है ना। अब पूछने के लिए बार बार फ़ोन लगा रहे थे, ठीक है। अब उस चक्कर में क्लास डिस्टर्ब हो गई, है ना। तो भाई आपको बता रखा है 3 स्टेप करना है आपको। आपने QR देखा, उसको स्कैन कीजिए, उस पर पेमेंट कीजिए। QR पर पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिए हमारे नंबर पर। आप हमारे नंबर जैसे ही भेजेंगे आपको लिंक मिल जाएगी। 3 स्टेप में आप ज्वाइन हो जाओगे। फिर क्या पूछना भैया कि हमको ये बता दो, ऐसा है वैसा है, कैसा दिखता है, किस तरह से उसमें डायग्राम है, ये सब पूछोगे। इतना टाइम नहीं रहता है टीम के पास में कि वो सारी बातें आपको जो है बता सके, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोड रहता है ना, सबको PDF भेजनी रहती है, तो इतनी सारी बातें वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है भाई। तो 3 स्टेप में आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 634 क्या है? 634 कह रहे हैं, चालू हुआ कि नहीं? हाँ चालू हुआ। 634 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई कि कृषि समझौता किन 3 व्यापक क्षेत्रों पर आधारित है? जो कृषि से संबंधित समझौते किए जाते हैं वो 3 व्यापक क्षेत्रों पर आधारित हैं। वो 3 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा से संबंधित है कृषि समझौता। अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए।
जो WTO कृषि समझौता है उसके बारे में बात की गई थी। 635 देखिए, 635 क्या कह रहे हैं, प्रमुख उद्योगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई चलो विचार कर लेते हैं। कथन नंबर 1 है लौह इस्पात और वस्त्र पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उभरता उद्योग। क्या ये बात सही है? उभरते उद्योगों को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। क्या ये बात सही है? उत्तरी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र हैं। कौन सा इसमें से सही है, ये आपसे पूछा गया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आपका आंसर वही हो जाएगा 1, 2 और 3। तीनों बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखिए। तो दिए गए तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। IT, एरोस्पेस और मेडिकल जैसे नए जो तेजी से बढ़ते उद्योगों को सूर्योदय उद्योग कहते हैं। सनराइज इंडस्ट्री इनको कहा जाता है। भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली का दर्जा प्राप्त है। जिस तरह से कैलिफोर्निया है उसी तरह से भारत में बेंगलुरु है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। 36 नंबर, 636 क्या है? ओजोन छिद्र निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के ऊपर सबसे अधिक स्पष्ट है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। कौन से जो है आपको उस पर महाद्वीप पर ओजोन छिद्र देखने को मिलते हैं? बताइए कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, एशिया है या फिर यूरोप है? प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी। अंटार्कटिका पर CFC की वजह से ओजोन छिद्र हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसको समझा दें क्या होता है। देखो, आप लोग जो वो लगाते हो ना, डीओ लगाते हो, तो अपना डीओ हो गया, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनमें से CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने से क्या होता है, यहाँ पर समताप मंडल में ओजोन परत होती है। ओजोन परत क्या करती है? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और हमें विभिन्न रोगों से बचाने का काम करती है। लेकिन यहाँ से जो CFC जा रही है वो इसमें छेद कर देती है, इसको पतला कर देती है। ठीक है, पतला करने की वजह से इसमें धीरे धीरे छेद हो जा रहा है और पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं और बहुत सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही है आपका समताप मंडल में ओजोन छिद्र का होना और ये सबसे पहली बार अंटार्कटिका पर देखा गया था। 637, ये भी कथन वाला प्रश्न है, पढ़ लेते हैं भैया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं विचार। जनक सेल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुण, खनिज मात्रा और पारगम्यता से प्रभावित करती है। उच्चावच मृदा के संचय को प्रभावित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित करने में सहायक होता है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है बिल्कुल सही बताए गए हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 638, GST के बारे में पूछा गया है। कह रहे हैं GST परिषद में संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और यह GST दरों, करों, आदर्श GST कानून संबंधी मामलों पर सिफारिशें करती है। इस व्यवस्था में शक्ति साझेदारी का कौन सा विचार परिलक्षित होता है? यानी सब लोग मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा विचार इसमें परिलक्षित होगा? ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़िए, वीडियो पॉज करके आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर निर्णय प्रक्रिया में सहकारी जो है संघवाद यहाँ पर होता है। यानी सब लोग मिलकर के जो है GST परिषद में शामिल होते हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, फिर जो है नियम बनाए जाते हैं। अगला देखिए 639 क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिलों को कितने प्रमुख प्रदर्शन संकेतों और व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों में हुई क्रमिक प्रगति के आधार पर रैंक करता है? बताइए कितने विषय रखे गए हैं जिसमें आप आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जिलों को रैंक करता है कि भाई ये जिला इस क्रम पर है? बताइए कौन कितने हैं? 5 विषय के 49 संकेतक, या बाकी आप पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 विषयों के अंतर्गत 49 संकेतक होते हैं जिसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम सभी जिलों को रैंक करता है कि कौन से जिले का कौन सा रैंक यहाँ पर आया है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला देखिए 640 क्या है? निम्नलिखित पद और उदाहरण संसाधनों, उनके सतत उपयोग और विकास की अवधारणाओं से संबंधित स्तंभ 1 के प्रत्येक पद का स्तंभ 2 से आपको मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर कैसे मिलान करना है। ये देखिए तो एक तरफ क्या दिया है? एक तरफ आपको स्तंभ 1 में इन सभी संसाधनों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इसमें दिया गया है भाई कौन से संसाधन किससे संबंधित है। बताइए, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक संसाधन, 2016 में सिक्किम, या फिर पत्थर, मिट्टी और पुनर्निर्मित प्लास्टिक। बताइए इनको आपको जो है मिलाना है। चलिए मिलाइए, कौन सा अनवीकरणीय है, कौन सा दोबारा नहीं बन सकता है, कौन सा दोबारा बन सकता है। चलिए तो ये आप चारों पढ़ लीजिए आराम से और ये आपके ऑप्शंस हैं और ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 को 3 से मिलाएंगे, 2 को 4 से मिलाएंगे। चलिए मिला देते हैं। देखो ये 1 है, ये आपका 3 से मिलेगा, यानी कि कोयला और खनिज तेल जो है वो अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। एक बार अगर खत्म हो गया ना मेरे भाई कोयला और खनिज, तो फिर ये दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 2 को 4 से मिलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि वह स्थिति जहाँ प्रचुर संसाधन आर्थिक समृद्धि लाने में विफल रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन अभिशाप कहते हैं। अभिशाप शब्द रखा है वो, ये भी ध्यान रखना। 2016 में सिक्किम, ये आपका मैच हो जाएगा इसके साथ में, ये आपका
3 नंबर जो है 2 के साथ मैच होगा। वह भारतीय राज्य जिसने 2016 तक रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो अब जैविक खेती करता है, पूरी 100% खेती उनकी जैविक कृषि पर आधारित है। पत्थर मिट्टी पुनर्निर्मित जो प्लास्टिक हो जाएगा, ये निर्माण में इस्पात और सीमेंट जैसी पारंपरिक सामग्रियों को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलो 641 चलते हैं। 641 क्या है? 19वीं सदी के यूरोप में उभरे राष्ट्र राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? ये यूरोप के बारे में प्रश्न पूछा गया है, आपने में पूछेगा नहीं मेरे भाई, फिर भी आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अधिकांश नागरिकों को एक साझा पहचान और साझा इतिहास की भावना का विकास किया गया था। चलिए 642 देखिए। 642 क्या है? कह रहे हैं कौन सा कानून वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकार को मान्यता देता है और उसमें निहित करता है। ये कौन सा कानून है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ये 2006 में एक्ट आया था जो वहाँ पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा सेंट्रलीज होते हैं ना, सेंट्रलीज अंडमान निकोबार में, तो उन लोगों को बोल दिया गया भैया वो जहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ पर रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वहाँ पर जाओगे फिर वो तीर कमान लेकर के मारते हैं, फालतू में भगाते हैं। आपने बहुत वीडियो ऐसी देखी होगी है ना। तो यही सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी ये एक्ट बनाया गया है 2006 में। इसी के आधार पर जो है अनुसूचित जातियों और वनों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। 643 देखिए। 643 कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित करने का या ऐसे क्षेत्र के लिए किसी न्यायालय को संवैधानिक प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित करने का शक्ति देता है? कुल मिलाकर बोला जा रहा है संसद कौन से आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 241 के तहत संसद जो है किसी भी राज्य में जो है मतलब कि उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। चलिए 644 क्या है? देखिए 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता मुख्यतः किसके किसके बीच में हुआ था? तो 1916 वाला लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। बहुत लोग यहाँ पर गरम दल और नरम दल लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन में गरम दल नरम दल नहीं हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। देखिए तो प्रायोरिटी किसको दी गई थी? इनको दी गई थी। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का दोबारा आपस में मिलन हो गया था। ठीक है, तो इनके बीच में समझौता नहीं हुआ था भाई। ये गरम दल और नरम दल तो अलग हुए थे, फिर ये बाद में मिल गए थे, तो कोई समझौता थोड़ी किया था। समझौता क्या होता है? एग्रीमेंट होता है भाई, ये हमारी शर्तें हैं, इसको मानोगे तभी हम समझौता करेंगे। ठीक है ना। ये समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। बहुत सारे लोग नरम दल और गरम दल लगा करके आए थे, जो बाद में गलत आंसर माना था यशवी ने। सही आंसर मुस्लिम लीग और कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे भी ध्यान रखना, ये पे आगे भी पूछा जाएगा। 645 645 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्णय कर देता है भैया? ये आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी जी ने, ये गांधीवादी विचार हैं, गांधीवादी अनुच्छेद है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने कहा था भारत का गांव अगर विकसित होगा तो पूरा भारत विकसित हो जाएगा। ये बात आर्टिकल 40 में कही गई है। चलो 646 भारत में बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब चालू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था और 1992 में हाथी जो है प्रोजेक्ट चालू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 73 प्रोजेक्ट, 92 हाथी। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलो 647 ये सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है, 24/6/2026 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है ये। ठीक है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी भैया? बताइए कौन से आर्थिक मॉडल पर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेराल्ड डोमन मॉडल पर भारत की पहली योजना बनी थी। देखो 1950 में क्या हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ। अब 1950 योजना आयोग तो बन गया, तो योजना आयोग क्या काम करेगा? योजना बनाने काम करेगा। तो भारत शुरुआत में एकदम गरीब था, इतना मतलब कि लूट करके ले गए थे अंग्रेज कि हमारे पास में कुछ बचा नहीं था। फिर हमने क्या किया? योजना बनाने काम किया। हमने कहा पहले हम पेट भरेंगे। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। पूरा फोकस कृषि पर किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना, अब हमारा पेट भर चुका था मेरे भाई। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई अगर कृषि को मतलब लगातार हमारा अच्छे से उत्पादन होता रहे तो भाई हमें उद्योगों पर भी फोकस करना होगा, ट्रैक्टर्स बनाने होंगे, लोहा उद्योग को आगे बढ़ाना होगा। तो फिर हमने दूसरे में क्या किया? उद्योगों पर फोकस किया। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, हमने उद्योगों और कृषि दोनों को मिला करके काम करना चाहा, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी फ्लॉप हो गई, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को विभिन्न युद्ध लड़ने पड़े। भारत चाइना युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, फिर सूखा भी पड़ गया, अकाल भी पड़ गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी थोड़ी सी फ्लॉप हो गई थी। फिर आगे सारी योजनाएं टाइम टू टाइम चलती रहीं और हमको काफ़ी फायदा हुआ योजना आयोग के द्वारा। 648 योजना आयोग का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो।
बताओ क्या कहते हैं। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है, देखते हैं कितनी आपकी करंट अफेयर या फिर जी के तैयार है। अच्छा, करंट अफेयर से याद आया, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, सक्सेस जंक्शन 777। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा सर, ये आप सर्च करना, आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, लास्ट में आपको वो भी दिखा देंगे फोटो भी। उस पर हम डेली करंट अफेयर डालते हैं फोटो फॉर्म में, यानी कि क्विज फॉर्म में हम फोटो बना करके डालते हैं, 10 करंट अफेयर और 10 स्ट्रैटेजी के। तो ये आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी को लेकर कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप आराम से वहाँ जाइए, आराम से वहाँ की फोटो देखिए, उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 777 है, सक्सेस जंक्शन 777, आपको हमारे पेज मिल जाएगा, लास्ट में आपको दिखाएंगे। कह रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, गुरु शिखर। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुड़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। ठीक है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। चलो अब सूची 1 को सूची 2 से मिला दो। कह रहे हैं कि भाई मिशन और आयोग और ये कब आया था वो आपसे पूछा जा रहा है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट, ये कब कब आए थे ये आप बता दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं, मिला लिया आपने। आंसर देखें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में आया था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसी के द्वारा जो हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था और आपका रोलेट एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी टाइम पर हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये चारों आपके मिला लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 650 देखते हैं। 650 क्या है, कह रहे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पर है। ये रहे 4 ऑप्शन। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई, सही आंसर काठमांडू, नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 650 तक आपके हो गए हैं। कल 651 से और 700 तक जो वीडियो आएगी वो आपकी इसी की रहेगी, हॉस्पिटल असिस्टेंट के ही इसी तरह के प्रश्नों को हम कवर करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम यही है आपका। ठीक है, तो इसमें 50-50 प्रश्न ही करवाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी इसके क्वेश्चन हाई फाई लेवल के आते हैं, है ना। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा ग्रुप है, 759 मेंबर अभी दिख रहे हैं। सुबह हमने इसकी फोटो ली थी, वर्तमान में जाएंगे तो 800 के आसपास इसमें मेंबर जुड़ चुके हैं। तो आप भी बिना देर किए हुए जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, सामान प्रबंधन पढ़ना, मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करो, सामान प्रबंधन के सारे पूरी थ्योरी मिल जाएगी और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी दिख रहा है, देखो चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान, ये एक ही उसमें दिया गया है, उसमें सेपरेट नहीं किया, एक में ही दिया है। इसमें कंप्यूटर की पूरी थ्योरी मिल जाएगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस और साइंस की थ्योरी, साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये है रीजनिंग, इसमें रीजनिंग की सारी थ्योरी मिल जाएगी और मैथ और रीजनिंग के जो पीवाईक्यू हैं वो इसमें डले हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग के पीवाईक्यू रीजनिंग में डले हैं। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश एक साथ में, हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट वीडियो पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। सामान्य ज्ञान यहाँ पर मिलेगा और मैथ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसमें से हिंदी और इंग्लिश को अलग कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान को भी अलग कर देंगे, क्योंकि फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा, आगे हम इसको अलग अलग कर देंगे, है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप देख सकते हैं, ये तो 2-3 दिन पहले बनाया, 1037 सब्सक्राइबर फॉलोवर हो गए हैं। आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना है, सर्च करना सक्सेस जंक्शन 777 तो आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट सक्सेस जंक्शन से ही सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर इस तरह से हम फोटो बनाकर डालते हैं स्ट्रैटेजी के। देखिए करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के, ये आपको फोटो फॉर्म में मिल जाते हैं, बढ़िया से आप पढ़ सकते हो। बाकी जो लोग जब इसमें एडमिशन लेंगे उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र फ्री में मिलने वाला है। 5000 क्वेश्चन का जो कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र है, 99 रुपये इसकी प्राइस है, ये आपको फ्री में मिलेगा जब आप इसमें एडमिशन लेंगे एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। ठीक है, इसमें 5000 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ये आपको यहाँ पर फ्री में मिलेंगे और कंप्यूटर के अंदर 500 क्वेश्चन हमने अलग से डाले, यानी 5500 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिल रहे हैं मेरे भाई। और क्या चाहिए, इतना पढ़ लिया तो कंप्यूटर एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको फ्री में मिलेगा अगर आप एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में 4 जो है आपके इसमें एडमिशन लेते हैं। ठीक है, या किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, आरईओ में भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं जिन लोगों का रिजल्ट अभी आया है, 3 दिन पहले रिजल्ट आया है, मध्य प्रदेश जेल पेरी और आपका वन रक्षक का और उसका क्या था डिप्टी जेलर का। तो जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं हमारे सुपर सिलेक्शन पीडीएफ बैच से, टेलीग्राम बैच से, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, सर डीएल शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्टलिस्टेड फॉर द जेल पेरी वन रक्षक एग्जाम, आई थिंक द सक्सेस कम ऑन सक्सेस जंक्शन। ये हमारे टेलीग्राम बैच से जुड़े हुए थे, इनको जो है सक्सेस मिली है सक्सेस जंक्शन की वजह से, ऐसा इनका खुद कहना है। उसके बाद ये देख सकते हैं इनको डिप्टी जेलर में सिलेक्शन इनका हुआ, यानी डिप्टी जेलर का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ फर्स्ट फेज का। सर आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना कोई मॉक दिया था, ना ही कहीं और प्रिपरेशन की थी, आपके नोट्स पर भरोसा किया था, थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत ज़्यादा दम है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये इन्होंने खुद बताया है, इनका डिप्टी जेलर में अभी एग्जाम निकला है। ठीक है, ये एक और भाई हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो आप अगर कम्युनिटी टैब पर जाएंगे तो वहाँ पर हमने इन सब की फोटो डाल रखी है, लगभग 15 से 20 लोगों ने हमारे पास से मैसेज किए थे, बाकी लोग तो मैसेज ही नहीं करते हैं, तो 20-25 लोगों ने मैसेज किए थे, तो उन सब की टेलीग्राम पर उस पर क्या नाम है
वो फ़ोटो डली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये इंस्टाग्राम में भी इनकी फ़ोटो डली है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है और क्या, ठीक है। चलिए, बाकी नोट्स ग्रुप में जल्दी से ऐड हो जाइए अगर आप भी चाहते हैं कि इन लोगों की तरह आपकी भी फ़ोटो अगली वाले जो हम वो कराएं 2027 के लिए जो वीडियो कराएं 2027 में, तब आपकी फ़ोटो भी लगी हो फाइनल सिलेक्शन के साथ में, तो आपको इस ग्रुप में एडमिशन ले लेना है। आरईओ वाले 199 का पेमेंट करेंगे और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाले 198 का पेमेंट करेंगे। एमपी पुलिस रक्षक पीडीएफ बैच वाले 189 का पेमेंट करेंगे, ठीक है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेजेंगे और अपने एग्जाम का नाम डाल देंगे। आपको तुरंत की तुरंत जो आपका टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप की लिंक है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और कल आपका जो वो है सामान प्रबंधन का चैप्टर नंबर 6 आप लोग पढ़ करके आना है। 5 तक तो हो ही गया है, चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ करके आना है। कल चैप्टर नंबर 6 का जो है चैप्टर वाइज MCQ कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।